हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं सुरेंद्र इंदलिया और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल साइंस विद सुरेंद्र। आप सभी मित्रों का हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आज अपने चर्चा करेंगे प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ने से पहले हमें ज्ञात होना चाहिए ओम का नियम, और वो हमने पढ़ लिया है इससे पहले वाले वीडियो में। और इस श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र व्युत्पन्न करेंगे आज। और ये ऊपर जो है ये परिपथ चित्र दिखाया गया है। इस परिपथ चित्र में बैटरी, यहाँ पर एमीटर, ये आई विद्युत धारा की दिशा, और यहाँ पर आप देख रहे हो R1, R2, R3, ये तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और इन प्रतिरोधों के सिरों के बीच में यहाँ पर वोल्टामीटर जोड़े गए हैं, और इस वोल्टामीटर में माना गया है कि यहाँ पर जो विभवांतर है R1 जो प्रतिरोध है इनके सिरों के बीच में V1 विभवांतर, और R2 के सिरों के बीच में V2 विभवांतर, और R3 के सिरों के बीच में V3 विभवांतर मान लिया गया है। तो साथियों, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जो प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले से लिखा हुआ है, देखिए प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें देखिए प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा, ये पहला प्रतिरोध R1, ये दूसरा R2, ये R3। पहले प्रतिरोध का ये देखिए अंतिम सिरा, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध, यानी ये दूसरा इसका ये पहला सिरा, तो दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का ये अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, यानी पहला एक ही बात है, प्रथम सिरे से जुड़ा हो। तो इस प्रकार प्रतिरोधों जुड़ा हो तो प्रतिरोधों के ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब देखिए, आपको याद रखना है मुख्य रूप से कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, ऐसा जो परिपथ चित्र होता है या परिपथ होता है, तो इसमें जो धारा बहेगी, धारा का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ। धारा का मान आपको हमेशा याद रखना है कि धारा का मान क्या रहेगा? समान रहता है। मुख्य बात है, धारा का मान क्या रहेगा? समान। जबकि विभवांतर यानी प्रतिरोधों के सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है, तो विभवांतर क्या होता है? विभवांतर का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। विभवांतर का मान समान नहीं होता है, यानी अलग अलग होता है, क्योंकि R1, R2 और R3 इनके सिरों के बीच में जो लगने वाला विभवांतर है, उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर है वो क्या होगा? अलग अलग होता है। तो दोस्तों, मान लेते हैं, माना कि इस परिपथ में, मान लेते हैं कि इस परिपथ में, माना कि परिपथ में कुल विभवांतर V है। क्या है? कुल V1, V2, V3 मान लेते हैं कि कुल विभवांतर क्या है? V क्या है? V है। तथा धारा का मान हमने मान लिया कि ये क्या है? I है। तथा बहने वाली जो धारा है, धारा I है। धारा क्या है? I है। तो अब देखिए, हमने मान लिया है कि कुल विभवांतर क्या है? V, और बहने वाली धारा क्या है? I, यानी धारा क्या रहेगी? समान रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले आप एक समीकरण याद रखेंगे कि जो अलग है उसको लेना होता है, चाहे समांतर क्रम पढ़े चाहे श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े प्रतिरोधकों का, तो उसको अपने जो अलग चीज है उसको लेना है। तो अलग इसमें क्या क्या? देखिए, विभवांतर सभी जो प्रतिरोध है उनके किनारों के बीच में विभवांतर क्या हो रहा है? अलग अलग उत्पन्न हो रहा है। तो मान लेते हैं कुल विभवांतर मान लिया हमने V, तो कुल विभवांतर V बराबर क्या आ जाए? देखो, R1 जो है इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो मानना है क्या है? V1 है। R2 के बीच में क्या है? V2 है। और R3 के बीच में क्या है? V3 है। तो दोस्तों, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए कि V बराबर कुल विभवांतर कर देंगे अपने, यानी V1, V2, V3, और इसको समीकरण नंबर अपने दे देंगे 1। क्या दे देंगे? 1। अब आप सभी को बता दें कि जो धारा का मान है वो क्या रहेगा? समान, यानी I
समान रहेगा। तो V1 V2 V3, V का मान हमारे पास आ गया V1 V2 V3। अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे ओम के नियम से, ओम का नियम, यानी ओम का नियम लागू करने पर या ओम के नियम से। ठीक है, तो दोस्तों हमने पढ़ा है ओम का नियम, V बराबर क्या होता है RI, V बराबर क्या होता है RI। तो देखिए सबसे पहले V1 का निकालेंगे, V1 बराबर क्या होता है अपने निकालेंगे, यानी V बराबर आप सभी जानते हो क्या होता है RI। V बराबर क्या होता है, देखिए V बराबर होता है RI, ये हमने ओम के नियम में पढ़ा है। V बराबर क्या होता है RI, ये हमने ओम के नियम में पढ़ा है। तो V1 बराबर हो जाएगा, देखिए RI, तो यहाँ पर आ जाएगा IR1, समीकरण नंबर इसको 2 दे देते हैं। इसी तरीके से V2 निकालेंगे, तो V2 का मान क्या आ जाएगा दोस्तों IR2, यानी प्रतिरोध R2 दूसरा ले लेंगे, दूसरा प्रतिरोध, तो ये समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से V3 का मान आ जाएगा IR3, तो ये आ जाएगा 4 नंबर समीकरण। देखिए दोस्तों V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3। अब देखिए समीकरण नंबर हमने 1 जो पढ़ी उसमें ये 2, 3 और 4 के मान रख देंगे। समीकरण नंबर 2, 3 व 4 का मान रखने पर इसका मान रख देंगे। तो देखिए हमारे पास समीकरण है V बराबर V1 का मान क्या आ जाएगा यहाँ IR1 प्लस दूसरे का आ जाएगा IR2, तीसरे का आ जाएगा IR3। दोस्तों समीकरण नंबर हो जाएगी 5। आगे देखें, अब देखिए V बराबर I, देखिए तीनों में कॉमन है I, तो I अपने बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यदि इसे ज्यादा हो तो इसको अपने Rn भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये आ जाएगी समीकरण नंबर 6। अब दोस्तों ध्यान दें कि ओम का नियम, यानी ये I है हमारे पास, क्या है I, तो V बराबर क्या होता है, यहां मैं लिख रहा हूं, चूंकि V बराबर क्या होता है RI, क्या होता है RI, तो इस V के स्थान पर क्या आ जाएगा RI, तो यहां मैं लिख रहा हूं RI बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश Rn, यानी यदि 3 से ज्यादा प्रतिरोध जुड़े हुए हो। अब देखें यहाँ RI और यहाँ I है, तो ये I से I क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो R बराबर हमारे पास व्यंजक प्राप्त हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और इससे यदि ज्यादा हो तो उसको भी अपने आगे संख्या लिख देंगे। तो हमारे पास व्यंजक प्राप्त हो गया दोस्तों, ध्यान दें समीकरण नंबर, ये आ गई 7 नंबर और ये आ जाएगी 8 नंबर। तो दोस्तों कुल प्रतिरोध, यानी यदि प्रतिरोध किसमें जुड़े हुए हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध यदि हम निकालते हैं तो R1 R2 और R3 प्लस में हो जाएगा, यानी R बराबर R1 R2 R3 और डैश डैश करके मैंने Rn लिख दिया, यानी यदि 3 से ज्यादा हो तो उसको अपन संख्या लिख देंगे, R4 है तो Rn, 5 है तो R5 5 और R6 6, ऐसे करके। तो दोस्तों ये आपको व्यंजक याद रखना है। अब इस सूत्र को अपने कैसे काम में लेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, थोड़ा सा ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए, कि मान लेते हैं कि ये परिपथ चित्र है, आपको प्रश्न दिया गया है ये परिपथ चित्र, इसमें देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R1, यानी R1 का मान आप लोगों को दिया हुआ है 2 ओम, R2 का मान दिया हुआ है आपको 3 ओम, और R3 का मान आप लोगों को दिया हुआ है 5 ओम। और यहाँ पर ये जो बैटरी दिखाई गई इसके ऊपर देखिए 4 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी ये हमारे पास क्या आ गया V का मान आ गया। अब नीचे देखिए यहाँ पर मैंने प्रश्न नंबर 1 लिखा है प्रतिरोधों में धारा का मान, प्रतिरोधों में क्या निकालना है आपको, धारा का मान निकालना है। तो प्रतिरोधों में धारा का मान अपने निकालेंगे। तो साथियों आपको मैंने पहले बता दिया कि ये जो श्रेणी क्रम शोधन होता है प्रतिरोधकों का, इसमें धारा का मान हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, धारा का मान हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। तो आइए
इसके इस प्रश्न पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, दिया गया है, यानी इसका अपने हल निकालें तो दिया क्या क्या गया आपके, दिया गया है प्रश्न में R1 का मान कितना है, 2 ओम, 2 ओम है। R2 का मान कितना है, R2 का मान है 3 ओम है। और R3 का मान कितना है, 5 ओम है। तो आप सभी को पता ही है कि ये जो परिपथ चित्र आप देख रहे हो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। अभी आपको मैंने बताया। तो तीनों जो R1 R2 श्रेणी क्रम में है, तो यहां लिख देंगे तीनों प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध R बराबर अपने लिख देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर आ जाएगा दोस्तों, R1 का मान हमारे पास कितना है, 2 ओम प्लस दूसरे का मान है 3 ओम, तीसरे का है प्लस कर देंगे अपने 5 ओम। तो R बराबर हमारे पास आ जाएगा 2, 3 और 5, कितना हो गया, 10 ओम। तो दोस्तों पहले प्रश्न का उत्तर ये आ जाएगा हमारे पास, यानी इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा, 10 ओम। कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक में विभवांतर V का मान। तो V का मान देखिए, प्रत्येक में विभवांतर, प्रत्येक में विभवांतर, तो यहाँ मान लेते हैं कि इसका मान क्या है, V1 है, यहाँ क्या है V2 और यहाँ पर क्या है V3। तो विभवांतर प्रत्येक में क्या होगा, अलग अलग धारा हमारे प्रतिरोध हमारे पास 10 है ही। तो V1 अपने निकालेंगे, V1 यानी धारा का मान निकालना है, सॉरी भाई यहाँ धारा का मान निकालना है। तो हमारे पास कुल प्रतिरोध तो आ गया 10 और धारा का मान निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा धारा I बराबर क्या होता है, V बटा R, V बटा R। तो V बटा R, तो V विभवांतर कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है V का मान 4 वोल्ट, कितना है 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट दिया हुआ है। तो यह आ जाएगा 4 बटा 10, यानी ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो यहाँ पर मान आ जाएगा अपना 0.4 एम्पियर। धारा का मान निकालना है, यहाँ पर हमने कुल प्रतिरोध निकाला था, यहाँ प्रश्न में पूछा गया धारा का मान। देखिए तो धारा का मान हमारे पास आ गया। अब अपने को निकालना है प्रत्येक में विभवांतर। तो V1 बराबर क्या हमने पढ़ा, V1 पढ़ा था, V1 बराबर हमने पढ़ा था सूत्र में IR1। देखिए I का मान हमारे पास कितना है, समान रहेगा 0.4। R1 का मान यहाँ पर कितना है 2, तो कितना आ जाएगा, यानी 0.8 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.8 वोल्ट। अब इसी तरीके से V2 का मान निकालें तो ये आ जाएगा IR2, यानी 0.4 गुणा में 2, दूसरे का मान यानी प्रतिरोध का मान कितना है 3, तो यह आ जाएगा 4 × 12, यानी यह आ जाएगा 1.2 वोल्ट। ठीक है। अब देखिए V3 तीसरा जो प्रतिरोध है, इनके सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो क्या आएगा, तो IR3, तो 0.4 गुणा में ये क्या आ जाएगा 5, यानी 5 इसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट। कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। तो ये दोस्तों कुल प्रतिरोध और धारा और अलग अलग इसका विभवांतर। तो इस तरीके से आपको यदि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो इस सूत्र के माध्यम से अपने अलग अलग जो प्रतिरोध है उनके सिरों में विभवांतर निकाल सकते हैं और जो कुल प्रतिरोध है उसको अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही बताया जाएगा। आगे आपको जो वीडियो दिखाया जाएगा उसमें हम चर्चा करेंगे प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन, ये था श्रेणी क्रम संयोजन। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वाले जो वीडियो है वो लाइक करें, शेयर करें और आगे से आगे इसको बढ़ाएं ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।